हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना चल रहा था प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में आज अपना टॉपिक रहेगा चयन या सिलेक्शन। चयन या सिलेक्शन अपन पढ़े, इससे पहले अपन बात करते हैं कि हमने जब ये प्लांट ब्रीडिंग शुरू किया था, उसका जो दूसरा वीडियो था, सेकंड जो अपना वीडियो अपन ने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटीज यानी पादप प्रजनन की क्रियाएं हमने उसमें पढ़ी थी। और उसमें हमने देखा था कि पादप प्रजनन की जो क्रियाएं थी वो कौन कौन सी थी। एक पहली अपनी थी विविधता का उत्पादन, उसके बाद में चयन, मूल्यांकन, गुणन, वितरण, इस तरह से अपन ने इसकी जो एक्टिविटीज थी वो पढ़ी थी। जिसमें पहला अपना जो था ना कि विविधता का उत्पादन, और विविधता के उत्पादन में भी अपने कुछ टॉपिक्स थे। ग्रामीण था, जनन द्रव्य का संग्रह था, पादप प्रतिस्थापन था, संकरण था, उत्परिवर्तन था, बहुगुणिता, और सबसे लास्ट था आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखने वाली बात ये है कि हमारे जो टॉपिक्स थे उसमें वो हमने डिटेल सारे एक एक करके पढ़ लिए। ग्रामीण, पादप प्रतिस्थापन, जनन द्रव्य का संग्रह, ये सारे हमने एक एक करके कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिए। लास्ट अपना जो वीडियो रहा था वो रहा था पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। इसमें जो सबसे लास्ट वाला रहा था आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको डिटेल आपके नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड जो चैप्टर है अपना बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपनी जो पादप ब्रीडिंग की या पादप प्रजनन की जो क्रियाएं थी उनमें विविधता का उत्पादन जो था उसको डिटेल कंप्लीट हो चुकी है अपनी स्टडी। उसके बाद में अपन शुरू करते हैं इसका जो दूसरा था चयन या सिलेक्शन। यानी कि विविधता का उत्पादन हमने कई विधियों के द्वारा पढ़ा। अब उस जो एक विविधतापूर्ण जो पादप प्रजाति होती है, विविधतापूर्ण जो पादप समुदाय होता है, यानी अपने पास में बहुत सारे पादप है, एक पादप समुदाय, एक समष्टि है, या आप कह सकते हो कि बहुत सारे पादपों का एक समूह है। उन पादपों में से, विविधतापूर्ण उस पादप समुदाय में से वांछित लक्षणों वाले या इच्छित लक्षणों वाले या अच्छे लक्षणों वाले पादपों को हमें क्या करना है, अभी चुनना है, छांटना है, अलग करना है, ताकि हम नई किस्म का विकास कर सके। तो वही अपना क्या कहलाता है, चयन। चयन का मतलब होता है चुनना, सिलेक्शन करना। सेलेक्ट हम किसको करेंगे, जो अच्छे लक्षणों वाला होगा, वांछित लक्षणों वाला होगा। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन या चयन। सिलेक्शन या चयन क्या होता है, किसी विविधतापूर्ण पादप समुदाय में से, विविधतापूर्ण पादपों के समूह में से वांछित पौधों को छांट करके अलग करना क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। यानी किसी पादप समुदाय में से अच्छे लक्षणों वाले पौधों को चुन लेना, छांट करके अलग कर लेना क्या कहलाता है, सिलेक्शन या चयन कहलाता है। अब जो सिलेक्शन या जो चयन होता है वो दो प्रकार का होता है। उसके जो टाइप्स है वो दो है, एक है प्राकृतिक चयन और दूसरा है कृत्रिम चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक जो चयन होता है वो होता है प्रकृति के द्वारा, यानी कि किसी पादप समुदाय में से जो पौधे प्रकृति के अनुकूलित हो जाते हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूलित हो जाते हैं और बने रहते हैं, वो प्राकृतिक चयन कहलाता है। यानी कि यदि कुछ पौधे हैं जो स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं और वातावरण में बने रहते हैं, तो उनका क्या हो गया, प्रकृति के द्वारा उनका चयन कर लिया गया। तो वो सिलेक्शन कैसा हुआ, नेचुरली हुआ, प्राकृतिक हुआ। यानी कुछ पौधे जो प्राकृतिक जो परिस्थितियां थी उनमें स्वयं को अनुकूलित कर लिया और उसमें बने रहे, ये कहलाएगा प्राकृतिक चयन। और जब जो सिलेक्शन या जो चयन है वो मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार किया जाता है, मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित लक्षणों वाले पादपों को छांट करके जब अलग करता है, उनका चयन करता है, तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यानी कि मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित लक्षणों वाले पादपों का चयन करना क्या कहलाता है, कृत्रिम चयन। तो ये तो हो गए चयन के प्रकार, सिलेक्शन के प्रकार। उसके बाद में जो फसलों में या पादपों में जो चयन होता है, सिलेक्शन जो होता है, उसकी सिलेक्शन की जो विधियां अपन पढ़ने वाले हैं, और वो विधियां हम दो तरह की पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे स्वपरागित फसलों में चयन की विधियां, और दूसरी हम पढ़ेंगे परपरागित फसलों में चयन की विधियां। स्वपरागित का मतलब ऐसी फसलें जिनमें स्वपरागण के द्वारा या स्वपरागण होता है या स्वपरागण करवाया जाता है और उसके द्वारा अगर चयन कराया जाता है तो वो विधियां अपन पढ़ेंगे स्वपरागित फसलों में। और जब कुछ जो फसलें जिनमें कि परपरागण ही होता है या परपरागण करवा करके उनसे सिलेक्शन करवाया जाता है, तो वो अपनी पढ़ेंगे अपन परपरागण की, परपरागित फसलों की चयन की विधियां। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं स्वपरागित फसलों में चयन की विधियां।
अब जो स्वपरागित फसलें होती है उनमें भी जो सिलेक्शन होता है या चयन किया जाता है वांछित लक्षणों वाले पादपों का, वो 2 प्रकार से किया जाता है। यानी कि स्वपरागित फसलों में चयन की विधियां कितनी है? 2 है। कौन कौन सी होगी? एक तो होगी समूह चयन और दूसरी होगी शुद्ध वंशक्रम चयन। स्वपरागित जो फसलें हैं उनमें जो सिलेक्शन के जो मेथड है, चयन की जो विधियां है, वो कितनी है? 2। कौन कौन सी है? समूह चयन और दूसरी है शुद्ध वंशक्रम चयन। समूह चयन में क्या होता है? पादप समुदाय में से कोई जो पादप समष्टि उगी हुई है, पादप समुदाय है, उसमें से एक समान लक्षणों वाले पादपों को छांट लिया जाता है और उनके बीजों को एक साथ एकत्रित कर लिया जाता है। जब किसी पादप समुदाय में से एक समान लक्षणों वाले पादपों को छांटकर उनके बीजों को एक साथ समूह में एक ही जगह एकत्रित कर लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं समूह चयन। क्या होगा समूह चयन में? किसी पादप समुदाय में से वांछित लक्षणों वाले एक समान पादपों को चुनना, छांटना और उनके बीजों को एक ही साथ समूह में एकत्रित कर लेना क्या कहलाता है? समूह चयन कहलाता है। अब जो समूह चयन की जो विधि है, प्रोसेस है, उसको हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है ये। तो इसमें क्या करते हैं? पहले वर्ष क्या करते हैं, जैसे अपने पास में कोई ये समष्टि या एक पादप समुदाय है जिसमें बहुत सारे पादप उगे हुए, बहुत सारे पादप उगे, तो इन पादपों में से हम क्या करेंगे? एक समान लक्षण यानी कि अच्छे या वांछित एक समान जो लक्षण होंगे, यहाँ पर हम कोई जो है तकनीकी यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर ही, जो पादप उगे हुए हैं उनको देखकर ही, उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर ही समान लक्षणों वाले, वांछित लक्षणों वाले कुछ पौधों को हम चुनेंगे। तो पहली बार क्या करेंगे? समान लक्षणों वाले वांछित जो पौधे होंगे उनका चयन करेंगे। जैसे कि ये समुदाय या समष्टि थी, इसमें से हमने कोई कैरेक्टर लिया कि हमें लंबे पौधे चाहिए। इसमें अपन जो सिलेक्शन करते हैं वो ज़्यादा ओजपूर्ण, लंबाई के लिए, रोग रोधिता के लिए, इन कैरेक्टर्स के लिए सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे मान लो हमें ज़्यादा लंबाई वाले पौधे चाहिए, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो सबसे लंबे हमें दिखाई दिए थे, देखने के आधार पर जो उगे हुए पौधे थे उनमें से जो पौधे हमें ज़्यादा लंबाई वाले दिखाई दिए, उन पौधों को हमने क्या कर लिया? छांट लिया अलग से, और फिर उनके बीजों को हम क्या कर लेते हैं? एक ही साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले साल हमने ये कर लिया, जैसे ये पौधे थे उनमें से इन पौधों को हमने छांट लिया, हमने एक ये पौधा ले लिया, एक ये लिया, एक ये हमें जो है बाह्य लक्षणों के आधार पर ये सारे समान भी दिख रहे थे और हमें अच्छी लंबाई भी इनकी दिख रही थी, यानी कि वांछित लक्षण वाले थे ये। तो इनको हमने चुन लिया और चुन करके इनका क्या कर लेते हैं? इनके बीजों को एक साथ समूह में एकत्रित कर लेते हैं। और एकत्रित करने के बाद में अगले साल यानी कि दूसरे वर्ष, सेकेंड ईयर, अपन क्या करते हैं? इनको प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। प्रारंभिक उपज परीक्षण का मतलब है कि जो पौधे हमने छांटे थे, जिनके बीजों को हमने समूह में इकट्ठा किया था, उन बीजों को हम उस समय बाजार में प्रचलित मानक किस्म के साथ में उगाते हैं और मानक किस्म के साथ में उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर जो छांटे थे वो बीज उगा दिए, यहाँ पर जो है मानक किस्म के बीज है जो प्रचलित किस्म है, उसके बाद यहाँ पर हमने यानी कि मानक किस्म के साथ इनको हमने उगाया और इनका क्या किया? प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। प्रारंभिक उपज परीक्षण जो होता है वो 1 साल के लिए किया जाता है और इसमें उपज का मूल्यांकन किया जाता है कि उपज कितनी प्राप्त होती है। यदि हमें इसकी जो उपज है वो मानक किस्म के तुलनात्मक रूप से अच्छी प्राप्त होती है तो हम इसका फिर क्या करते हैं? इसका तीसरे से 5वें वर्ष तक यानी लगातार 3 सालों के लिए समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। पहले प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जो 1 साल के लिए होता है, वो केवल उपज के लिए होता है। उसके बाद में तीसरे से 5वें साल तक लगातार हम 3 वर्षों तक के लिए क्या करते हैं? समन्वित उपज परीक्षण। और समन्वित उपज परीक्षण में भी हम वही मानक किस्म के साथ इसका क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे हमने ये अपनी किस्म को उगाया, ये यहाँ पर रेड कलर में जो है वो मानक किस्म को दर्शाया, यानी कि मानक किस्म के साथ में इसको उगाया हमने लगातार 3 सालों तक। और यहाँ पर हम उपज के साथ साथ उसके अन्य गुणों का भी क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। जैसे कि रोग रोधिता है, उसकी गुणवत्ता है, यानी अन्य लक्षणों का भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और यदि समन्वित उपज परीक्षण में भी अपनी जो किस्म है वो अच्छी, अपने जो पौधे हैं वो अच्छे साबित होते हैं, तो 6ठे वर्ष में क्या कर देते हैं?
उस इनसे प्राप्त जो बीज होंगे उनको उगा करके उनका गुणन कराया जाता है और उनका वितरण कर दिया जाता है किसानों में, और उसे एक नई किस्म के रूप में मोचित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है समूह चयन की विधि के द्वारा एक नई किस्म का विकास हो जाता है। लेकिन जो समूह चयन विधि है इसके कुछ गुण भी है तो कुछ दोष भी है। तो हम देखते हैं कि समूह चयन जो विधि है उसके क्या गुण है। गुणों की बात करें तो सबसे पहली चीज तो इसमें क्या होता है, अनुकूलता अधिक होती है। अनुकूलता अधिक होने का रीजन कि हमने क्या किया, किसी पादप समुदाय में से उनमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, बल्कि पादप समुदाय में से उगे हुए बाहरी लक्षणों के आधार पर जो समान हमें दिखाई दिए थे कुछ पौधों को हमने चयन किया था। तो प्राकृतिक रूप से इनका हमने चयन किया, एक तरह से प्राकृतिक रूप से जो उगे हुए थे उन्हीं लक्षणों के आधार पर उनको चयन कर लिया बाहरी लक्षणों के आधार पर। तो इनमें विविध लक्षण इनमें लगभग हमने समान चुने, यानी समान दिखने वाले लक्षणों के पौधों को हमने चुना है, लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है, कुछ लक्षणों में विविधता होती है। तो इनमें प्राकृतिक रूप से क्या होती है, इनमें अनुकूलता अधिक होती है। दूसरा, इनमें विविधता अधिक होती है। विविधता जैसे अपन ने देखा भाई पौधे हमने चुने वो समान लक्षणों वाले चुने, लेकिन उनमें फिर भी कुछ लक्षणों में विविधता होती है। तो इनमें जो है विविधता, आनुवंशिक विविधता अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ चयन की जो है ये या नई किस्म के निर्माण की सरल विधि है, यानी आसान विधि है। इसमें ज़्यादा समय, ज़्यादा श्रम और ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा धन नहीं लगता, यानी समय, श्रम और धन की बचत होती है। आसान विधि है, सरल विधि है। कोई भी पादप प्रजनक जो है इसे आसानी से इसके द्वारा नई किस्म का विकास कर सकता है। डायरेक्ट ही हमें क्या करने होते हैं, पौधों का चयन करना है और फिर उनका उपज परीक्षण करना होता है। तो आसान विधि होती है। इसके अलावा तो ये थे इनके गुण कि समूह चयन के क्या गुण हैं। अनुकूलता अधिक होगी, विविधता अधिक होगी, आसान या सरल विधि होती है ये। अब इसके कुछ दोष भी है, और दोष क्या है कि इससे जो पौधे उगाए जाते हैं वो समरूप नहीं रहते। इनमें सब में समरूपता नहीं रहती, थोड़ी बहुत विभिन्नता इनमें रहती है, तो समरूपता नहीं होती। साथ ही साथ इनमें सुधार कम होता है, क्योंकि बाहरी लक्षणों के आधार पर हमने चयन किया है, तो इसमें जो सुधार होता है लक्षणों में वो काफी कम होता है, सुधार कम देखने को मिलता है। इनमें संतति परीक्षण नहीं करते, अपन एकल संततियां नहीं उगाते, संतति परीक्षण नहीं करते, इसी कारण से इनका क्या है, वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता, और वास्तविक मूल्यांकन इनका नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो ये शुद्ध वंश जो समूह चयन के द्वारा जो प्राप्त पादप होते हैं इनका जो है बीज प्रमाणीकरण भी आसान नहीं होता। इनका जब हम बीजों का प्रमाणीकरण करते हैं तो इनके बीजों का प्रमाणीकरण भी आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें काफी विविधता देखने को मिलती है। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट जो विधि है वो है शुद्ध वंशक्रम का चयन। शुद्ध वंशक्रम का चयन जो विधि है वो क्या है कि किसी स्वपरागित प्रजाति की पूर्णतः समयुग्मजी संततियां जो है वही क्या कहलाती है, शुद्ध वंशक्रम कहलाती है। कोई स्वपरागित प्रजाति पादप समुदाय है उसमें जो पूर्णतः समयुग्मजी संततियां यानी पूरी तरह से जो समान पादप है, यानी जिनका जीनोटाइप, जीनी संरचना भी बिल्कुल समान हो और लक्षण प्रारूप भी समान हो, जो पूर्णतः समयुग्मजी हो, जिन जो लक्षणों के रूप में, जीनी संरचना के रूप में, आनुवंशिक रूप से पूरी तरह से क्या हो, समान हो, समान जो संततियां होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। किसी पादप समुदाय में उपस्थित समयुग्मजी पादप संततियां क्या कहलाती है, शुद्ध वंशक्रम कहलाती है। और शुद्ध वंशक्रम वाले जो पादप होते हैं यानी कि समयुग्मजी है, तो शुद्ध वंशक्रम वाले पादपों में क्या होता है, जीनोटाइप उन सभी का समान होता है, यानी उनकी जीनी संरचना समान होती है। और अपन जानते हैं कि जब जीनोटाइप समान होता है तो फिनोटाइप भी समान होगा, यानी जीनी संरचना अगर समान है तो लक्षण प्रारूप भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि लक्षण किसकी वजह से, जीनों की वजह से ही तो दिखाई देते हैं। तो जीनी संरचना समान है तो उनके लक्षण प्रारूप भी समान होगा। हालांकि यदि अगर इनमें लक्षण प्रारूप में थोड़ी बहुत विभिन्नता देखने को मिलती है तो वो वातावरणीय कारकों की वजह से उत्पन्न हुई हो सकती है, जीनी संरचना से नहीं कह सकते। यानी अगर इनमें कुछ विभिन्नता आ भी जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो जीनी संरचना की वजह से नहीं आई है, बल्कि वो किसी वातावरणीय कारक की वजह से उत्पन्न हुई है। तो ये है अपना शुद्ध वंशक्रम चयन। अब शुद्ध वंशक्रम चयन के द्वारा हम कोई नई किस्म जो है वो कैसे विकसित करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले किसी पादप समुदाय में से
कोई पादप समुदाय या कोई समष्टि है, उसमें से वांछित लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों का चयन करते हैं। तो पहले वर्ष में हमने क्या कर लिया, वांछित लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों का चयन कर लिया, और चयन किए गए जो पादप है उन पादपों के बीजों को हम अलग अलग एकत्रित करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने संयुक्त रूप से समूह में एकत्रित किया था, लेकिन शुद्ध वंशक्रम में क्या करते हैं, अलग अलग एकत्रित करते हैं, अलग अलग एकत्रित करते हैं। और दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर हम क्या करते हैं, उनकी एकल संततियां उगाते हैं। जो प्रत्येक पादप है उनके बीजों को हमने अलग अलग एकत्रित किया, और प्रत्येक पादप की जो बीज है उनको अलग अलग क्यारियों में एकल संतति के रूप में उगाते हैं। एकल संततियां उगाने के बाद में इनका हम क्या करते हैं, तीसरे वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, यानी मानक जो किस्म है उसके साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। प्रारंभिक उपज परीक्षण में यदि अपनी जो किस्म है वो अच्छे लक्षणों वाली साबित होती है, यानी उपज अच्छी प्राप्त होती है, तो चौथे से छठे वर्ष तक लगातार 3 सालों के लिए समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, जो कि रोगरोधिता, गुणवत्ता आदि लक्षणों के लिए किया जाता है। समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। समन्वित उपज परीक्षण में भी यदि जो किस्म है अपनी किस्म वो अच्छी पाई जाती है, तो 7वें वर्ष क्या किया जाता है, उसका गुणन करवा करके एक नई किस्म के रूप में विमोचित कर दिया जाता है और किसानों में वितरित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो है शुद्ध वंशक्रम चयन के द्वारा एक नई किस्म का विकास हो जाता है। ये था शुद्ध वंशक्रम चयन। अब शुद्ध वंशक्रम चयन में भी कुछ गुण और दोष देखने को मिलते हैं। तो इसके गुण क्या है, बेनिफिट क्या है। एक तो इसमें क्या होता है, जो विविधतापूर्ण समष्टि है उसमें सुधार होता है। जो शुद्ध वंशक्रम चयन है, शुद्ध वंशक्रम चयन में क्या होता है, विविधतापूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार होता है शुद्ध वंशक्रम चयन के द्वारा, क्योंकि इससे बहुत सारी जो विविधताएं हैं वो नहीं रहती। इसमें हम सिर्फ समयुग्मजी पादपों को चुनते हैं, तो विविधतापूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार इसके द्वारा होता है। साथ ही साथ इसमें जो है आनुवांशिक विविधता पूरी तरह से जो है काफी कम पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती, कोई विविधता नहीं पाई जाती, आनुवांशिक विविधता का पूर्ण अभाव नहीं होती। साथ ही इनमें बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचानना भी इसको आसान होता है, यानी बीज प्रमाणीकरण के लिए मूल्यांकन करना आसान होता है। अब इसके दोष भी है। तो शुद्ध वंशक्रम चयन के क्या दोष है, इसमें एक तो आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती, तो पुनः अपन चयन करके और सुधार नहीं कर सकते, बल्कि जो समूह चयन था उसमें आनुवांशिक विविधता ज़्यादा पाई जाती है, तो फिर से अपन उनमें से चयन करके उसमें और सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसमें विविधता नहीं होती। साथ ही साथ इसमें अनुकूलन भी कम पाए जाते हैं, और इसमें जो है ये थोड़ी समूह चयन की अपेक्षा इसमें अधिक समय, अधिक श्रम और अधिक धन की आवश्यकता होती है, यानी थोड़ी कठिन विधि है समूह चयन की अपेक्षा। तो ये था अपना शुद्ध वंशक्रम चयन। उसके बाद में अपन बात करें कि समूह चयन और शुद्ध वंशक्रम चयन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली अगर अपन बात करें तो शुद्ध वंशक्रम जो चयन है उसमें एक शुद्ध वंशक्रम का विकास होता है, यानी सारे लक्षण उसमें समान होते हैं, परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। जबकि जो समूह चयन है उसमें किसी शुद्ध वंशक्रम का विकास नहीं होता। दूसरा इसमें जो है अंतर वो क्या है, समूह चयन में अनुकूलता अधिक होती है, जबकि शुद्ध वंशक्रम चयन में अनुकूलता कम होती है। समूह चयन में जो है विविधता अधिक होती है, शुद्ध वंशक्रम में विविधता नहीं पाई जाती। समूह चयन में समरूपता नहीं होती, पादप समरूप नहीं होती, विविधता होती है। तो इनमें क्या होगी, समरूपता होती है शुद्ध वंशक्रम में। इसमें विविधता नहीं है, तो इसमें क्या होगी, समरूपता होगी। जो समूह चयन है इसमें जो बीज प्रमाणीकरण है वो आसान नहीं होता, बल्कि शुद्ध वंशक्रम में क्या है, बीजों का प्रमाणीकरण आसान होता है। समूह चयन जो है एक सरल विधि है, आसान विधि है, जबकि शुद्ध वंशक्रम जो है एक कठिन विधि है, अधिक खर्चीली, अधिक श्रम और अधिक समय इसमें लगता है। इसके अलावा जो संतति चयन अगर अपन देखें तो इनमें जो है संतति चयन नहीं किया जाता समूह चयन में, जबकि शुद्ध वंशक्रम में जो है एकल संतति उगाई जाती है, संतति चयन भी किया जाता है। अगर सुधार देखें गुणों में, लक्षणों में जो सुधार है, तो समूह चयन में जो है लक्षणों में सुधार अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि शुद्ध वंशक्रम में क्या होता है, लक्षणों में सुधार जो होता है वो अधिक होता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक चयन या सिलेक्शन। और चयन और सिलेक्शन में हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा स्वपरागित फसलों में चयन की विधियां, जो हमने 2 पढ़ी, समूह चयन और दूसरी शुद्ध वंशक्रम चयन।
समूह चयन में हमने देखा कि किसी समूह पौधों में से पादप समुदाय में से कुछ पौधों को चुन लिया जाएगा, उनके बीजों को समूह में इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर उनका प्रारंभिक उपज परीक्षण होगा, फिर समन्वित उपज परीक्षण और फिर गुणन और वितरण करवा दिया जाएगा और इस प्रकार से एक नई किस्म का विकास हो जाएगा, जो कि सरल विधि है। उसके बाद में शुद्ध वंशक्रम में देखा कि किसी समूह पादप समुदाय में से समयुग्मजी पादपों का चयन करेंगे और फिर उनमें एकल संततियां उगा करके प्रारंभिक और समन्वित उपज परीक्षण करेंगे और गुणन और वितरण करवा देंगे। इस प्रकार से इसमें भी एक नई किस्म का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पर परागित फसलों में चयन की विधियां।